हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन का 7th पार्ट है। और इस पार्ट में हम 6 पार्ट से बचे हुए जो भी कुछ क्वेश्चंस थे उसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट हम वेट एंड मास से रिलेटेड स्टडी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट के कुछ क्वेश्चन से। तो प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ जी इनसाइड द अर्थ। तो इनसाइड द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये तो हमें हमेशा से ही पता है कि इनसाइड द अर्थ, बाहर भी अगर देखोगे तो सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स, आप अर्थ के अंदर भी रहोगे तभी भी फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है। फोर्स हमेशा अर्थ की वजह से सेंटर की तरफ ही लगता है, चाहे आपकी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो। हाँ, अभी बाहर वाले पार्ट की वजह से फोर्स अलग डायरेक्शन में लग जाता है। मान लो आप इस पार्ट में हो, इनसाइड आ गए, अब इस पार्ट की वजह से ये जो बाहर वाला पार्ट है इसकी वजह से फोर्स कुछ और डायरेक्शन में लगता है, और बाकी बचा हुआ जो है या फिर आप यूं कहो नेट फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है। टोटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि यहाँ पे जी की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे हमें बिल्कुल वेटलेस ऐसा फील होगा। मान लो कुछ इस तरह से हम खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं और पैर के नीचे वेइंग मशीन रख भी दी तो भी उस पर वजन कितना दिखेगा, 0 दिखेगा, वेट दिखेगा ही नहीं। वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। अब ये वैल्यू को हम नेक्स्ट पार्ट में भी इस पार्ट में भी स्टडी करेंगे, पर जी की जो वैल्यू होती है मून पे वो अर्थ की जितनी भी होती है ना उसकी 1/6 होती है। जैसे अर्थ पे कितनी है जी की वैल्यू, तो वो है 9.8। तो जी ऑफ मून अगर मुझे बताना है तो इसको मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम स्टडी करेंगे ही, वैसे नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। पर यहाँ पे ये समझना है आपको कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे अगर जंप करने की कोशिश की तो आपको पता होगा अगर खड़े खड़े स्टैंडिंग जंप करने की कोशिश की तो 1 फीट बड़ी मुश्किल से हम जंप कर पाते। वही अगर आप मून पे जंप करने की कोशिश करोगे सेम ताकत लगा के तो आपकी जो भी जंप होगी वो 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। मान लो जो भी बच्चा यहाँ पे 1 फीट जंप कर सकता है वो मून पे 6 फीट तक आसानी से जंप कर लेगा, खड़े खड़े बिल्कुल। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मास एंड वेट। तो यहाँ पे हमें समझना है मास मीनिंग क्या है और वेट का मीनिंग क्या है, उसके कुछ एसआई यूनिट के बारे में जान लेंगे, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखेंगे और फिर आगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले जानते हैं मास मतलब क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास का मतलब क्या बोल रहा है वो, मास मतलब मटेरियल कंटेंट कितना है। ये एक तरीका है मेजर करने का कि मेरे बॉडी के अंदर कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मेरे बॉडी का मास मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उसको मेजर करने का एक तरीका है। इस चौक का मास का भी यही मतलब हो जाएगा, इसमें कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जो भी बेसिक एंटिटीज आप समझो वो कितने हैं उसको मेजर करने का एक तरीका है मास। वैसे न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग मास का एक मीनिंग होता है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस टू मोशन। जैसे आपको एग्जांपल देखो बताओ तो पता होगा आपको कि बड़े ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव कराना है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि छोटे ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स कम भी रहा तो भी चल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका मास डिफरेंट है। बड़े ऑब्जेक्ट का मास बड़ा है, ज्यादा है, और छोटे ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है। उसमें मटेरियल कंटेंट या एटम्स मॉलिक्यूल्स कहना चाहिए वो क्या है, कम है। और इसी का मेजर जो है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इनर्शिया को अगर हम मेजर करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं। या आप कह सकते हो कि न्यूटन के हिसाब से मास और इनर्शिया दोनों एक ही है। तो उसका यूनिट क्या होगा, तो मास को हम मेजर कैसे करते हैं, केजी में। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर आपने कभी वेइंग मशीन यूज की होगी तो आपको पता होगा कि वेट जो अभी हम मेजर करते हैं, एक्चुअली नाम तो उसका वेइंग मशीन है, मेजर भी वो वेट कर दिया, पर उसका यूनिट क्या लिखा होता है कभी आपने देखा क्या। जैसे अभी मुझे मेरा वजन बताना होता, वैसे तो बोलने के लिए तो मैं वेट बोल रहा हूं पर कितना बताता हूं। तो अगर वेट बताना होता तो वेट के लिए यहाँ पे कुछ एक चीज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। केजी किसका यूनिट है हमने पढ़ा, मास का। पर जब मैं अपना वेट बताता हूं तो 60 केजी बताता हूं। क्या ये चीज आपको अजीब लगती है कि नहीं, ये आप मुझे बताइए। और उसका आंसर क्या है ये मैं आपको ये पार्ट पढ़ाने के बाद, वेट पढ़ाने के बाद बताता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट का मीनिंग क्या हो रहा है, वजन का मीनिंग क्या हो रहा है, कितनी जोर से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं। वैसे वेट हम यहां पे भी मेजर कर सकते हैं, वेट हम मून पे भी मेजर कर सकते हैं। वहां पे वेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो कितने तेजी से कितने जोर से मून खुद की तरफ हमें खींच रहा है, उसी का मतलब क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा।
तो अब कितने तेजी से खींच रहा है उसको मेजर कैसे करेंगे? तो वो फोर्स जैसे लग रहा है वैसे ही, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पे हमें वेट का मेजरमेंट जो भी करेंगे उसका यूनिट होगा न्यूटन। अब फोर्स जो होता है उसको डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेट जो है वो जगह जगह हर जगह पे अलग अलग रहेगा। जैसे मान लो हमने पहले भी देखा है कि अर्थ के अलग अलग पार्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है, तो वेट आप अलग अलग पार्ट पे मेजर करोगे अलग अलग आएगा। जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा है वहां वेट ज्यादा आएगा, जहां पे जी की वैल्यू कम है वेट कम आएगा। यहां से आप थोड़ा दूर जाओगे, अर्थ से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करोगे, वेट क्या होगा? कम कम होते जाएगा। मून और अर्थ के अगर मान लो एग्जैक्टली बीच में आ गए तो क्या हो जाएगा? तो वेट काफी कम हो जाएगा, जीरो के करीब ही मेजर होगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था मेरा। क्या क्वेश्चन था कि वेइंग मशीन का वर्किंग किस तरह से? बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं कि ये वेट वाली मशीन है, वेट मेजर करने के लिए बनी मशीन है, पर उसका यूनिट देखो, बड़ा अजीब सा यूनिट है उसका। जैसे मेरा वजन कितना है तो कितना होना चाहिए वैसे तो 50-60 न्यूटन, पर मैंने कभी न्यूटन में अपना वजन नहीं लिखा है। जब भी रिपोर्ट कार्ड पे भी अगर लिखना होता था लोअर क्लासेस में तो कैसे लिखते थे? केजी में लिखते थे, हमेशा वजन भी केजी में लिखते थे। तो वो ये चीज नहीं है, जो आप रिपोर्ट कार्ड पे लिख रहे हैं केजी में, वो वजन नहीं है आपका। वो क्या है? वो मटेरियल कंटेंट है, आपकी बॉडी में मास कितना है। और मास जो होता है वो जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ये हमेशा मटेरियल कंटेंट का मतलब क्या होगा कि मेरे बॉडी में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं अर्थ पे रहूंगा तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ रहेंगे, आप मोल में गिन सकते हो, कुछ मोल एटम्स रहेंगे। पर क्या यहां से अगर मैं मून पे चले जाऊं, स्पेस सूट पहन के मून पे गया, तो क्या मेरे बॉडी के अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे? क्या आधे हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे, या पूरे गायब भी हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा मास जो है वो किस तरह से चलेगा? तो हमेशा यूनिवर्स में मैं कहीं पे भी जाऊं मास हमेशा कांस्टेंट होगा। और जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मेरा मास 60 kg है, तो मैं यहाँ पे रहूं, चाहे अर्थ के इस पार्ट में रहूं, अर्थ के दूसरे पार्ट पे रहूं, किसी और प्लैनेट पे भी जाऊं, तो भी मेरा मास कितना रहेगा? मास हमेशा 60 kg ही रहेगा। दूसरी चीज, वेइंग मशीन क्या मास को मेजर करती है, क्या वेट को मेजर करती है? तो एक्चुअल में वेइंग मशीन चलती है ऐसी है कि वो वेट को मेजर करके मास को बताती है। तो आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। अब मास को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, क्यों? मटेरियल कंटेंट कितना है मेरे बॉडी में के मॉलिक्यूल्स गिनना इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स को मेजर करते हैं। हम यहाँ पे अर्थ पे वेइंग मशीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं? मान लो आप वेइंग मशीन पे कुछ इस तरह से खड़े हो गए। अब वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? तो वेइंग मशीन पहले तो वेट ही मेजर करती है, मेजर तो वेट ही करती है, पर वो क्या करेगी? उसको कन्वर्ट कर देगी। तो आपकी जो स्केल होती है ना, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड स्केल होती है, उसमें वो क्या कर देगी? कन्वर्ट कर देंगी, आपके वेट को मास में कन्वर्ट कर देगी। और फिर आप बोलोगे, जैसे मैंने कहा मेरा वेट कितना है? 60 kg। तो ये वेइंग मशीन ने ऑलरेडी कन्वर्ट करके बताया। पर वेइंग मशीन ने एक्चुअली मेजर क्या किया था? तो एक्चुअली वेइंग मशीन ने वेट ही मेजर किया था, मास मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। मास मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वेट मेजर किया जाता है। अब वेट की खासियत सोचो, जैसे वेट यहाँ पे मैंने 60 kg मेजर किया, अब यहां से मैं अर्थ से दूर दूर जाऊंगा, तो अर्थ का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लो, या फिर अर्थ का फोर्स। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है फोर्स क्या होता है? कम होते जाता है। तो जैसे जैसे मैं यहां से दूर जाऊंगा तो वेइंग मशीन मेरा वेट कैसा दिखाएगी? कम कम दिखाएंगी। उस केस में वो इनएक्यूरेट दिखाएंगी। मान लो मैं स्पेस में गया और वेइंग मशीन कैसी होगी उस केस में? तैर रही होगी, मैं खुद भी तैर रहा और मैंने अपने पैर के नीचे वेइंग मशीन लाके रख दिया, अब वो कितना मेजर करेगी? तो वो 0 दिखाएगी। ये उसकी रीडिंग इनएक्यूरेट है, पर क्योंकि वो वेट मेजर करने की कोशिश कर रही है तो वेट के हिसाब से देखा जाए तो वो सही रीडिंग मेजर कर रही है। तो ये इस सवाल का जवाब है कि वेइंग मशीन वर्क कैसे करती है। वो मेजर तो वेट करती है, पर उसको कन्वर्ट करके हमें दिखाती क्या है? मास दिखाती है। इसलिए हम बताते हैं कि हमारा वेट कितना है, 40 kg, 50 kg, 60 kg, केजी में वेट बताते हैं हम हमेशा। ये इसकी स्पेशलिटी आपको ध्यान में रखनी। अब ये जो क्वेश्चन है कुछ टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है कि अगर हम डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे मैं कितने दूरी पे हूँ अर्थ से, तो अर्थ पे हूँ, ये भी बोलने का मतलब है कि अर्थ से मैं एक रेडियस दूर हूँ, क्योंकि अर्थ को हम कहाँ पे समझ रहे हैं? उसके सेंटर पे। तो मैं r डिस्टेंस पे हूँ, कैपिटल R डिस्टेंस पे हूँ। अगर मैं यहां से और r डिस्टेंस पे चले गया तो क्या हो जाएगा? तो मेरा वजन या मास कितना भरेगा? तो यहां पे मुझे बताना है कि मास तो चेंज नहीं होना, मैं चाहे यहां से कितना भी दूर चले जाऊं मास तो सेम ही रहेगा, पर वेट क्या होगा मेरा? क्योंकि अर्थ से मैं जब दूर जाऊंगा डिस्टेंस डबल कर दूंगा, तो हमें पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से
कि फोर्स क्या होगा 1/4 हो जाएगा, तो मेरा वेट भी क्या होगा, मेरा वेट भी 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 60 kg रीडिंग दिखा रहा है और सेम वेइंग मशीन मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे, r हाइट पे अगर लेके जाऊंगा और वहां पे मेजर करने की कोशिश करूंगा, कितना दिखेगा, तो मेरा वजन 15 kg दिखेगा, 15 kg दिखेगा। इतना सारा चेंज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यही चीज है कि मून पे वेट कितना आएगा। अगर मून पे हम मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वेट कितना आएगा, तो मून पे वजन कितना आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, तो 1/6 होने की वजह से वेट भी जो हमारा होगा वहां पे 1/6 आएगा। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये वाली जो वेइंग मशीन हमने अर्थ के लिए बनाई है वो मून पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रीडिंग थोड़ी अलग देगी। उसके लिए हमें उसका रीडिंग का चार्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी वो सही ढंग से वहां पे भी मास मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी समझ लिया था। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर से रिलीज किया जाए और नीचे की तरफ गिर रहा हो और उसके बाद उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे एक्सेप्ट फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं फ्री फॉल का मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि किस तरह का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए स्टोन केप्ट इन हैंड। अगर हाथ में रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है या जैसे चौक है, इस पे किस किस तरह का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले तो अर्थ नीचे की तरफ खींच रही होगी, उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स कौन सा होगा, क्योंकि मेरे हाथ पे रखा हुआ है, हाथ ने भी एक फोर्स लगाया है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये टर्म्स आप आगे की क्लास में सीखोगे, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हो कि हाथ या फिर सरफेस भी एक फोर्स लगा रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। मान लो आपने कोई एक हेवी चीज एक पेज पे रख दी, वजनदार चीज, लोहे का कोई टुकड़ा एक छोटे से पेज पे रख दिया, तो क्या होगा, वो पेज को फाड़ के नीचे चल जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन कम है, तो इस तरह का आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो अगर आपके हाथ पे अगर चौक रखा है तो उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं फिलहाल, कौन से फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन। वैसे ही यहाँ पे अगर एयर है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में एयर है, तो और कौन सा फोर्स लग रहा है, बायंट फोर्स भी लग रहा है। तो बायंट फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बता ही रहेंगे, यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको कि बायंट फोर्स क्या होता है। फोर्स ऑन फॉलिंग स्टोन, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा। तो जैसे मैंने रिलीज कर दिया एक स्टोन को, ऊपर से रिलीज कर दिया, अब वो नीचे की तरफ गिर रहा है, अब कौन से फोर्स लगेंगे, तो हाथ तो नहीं रखा है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एयर में है, एयर वाले मीडियम में रखा हुआ है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि एयर में से चल भी रहा है तो उसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। इन दोनों फोर्सेस को हम आगे समझ लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे फॉल करवा रहे कि बाकी कोई भी फोर्स ना लगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की स्टेट में है ऐसा हम कहते हैं, या फिर फॉलिंग फ्रीली है हम ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे एयर है हर जगह पे, तो यहाँ से अगर हम एयर को रिमूव कर दे, अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा वो कैसी स्टेट में होगा, फॉलिंग फ्रीली या फ्री फॉल की स्टेट में होगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जान लेते हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस और भी हो सकते हैं जो कि फ्रिक्शनल फोर्स और बायंट फोर्स हो सकते हैं। रेजिस्टिव फोर्सेस मतलब क्या, जो हमेशा रोकने का काम करते हैं। जैसे आपको पता है जमीन पे फ्रिक्शन जो है हमेशा रोकने का काम करता है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, आगे चलो पीछे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में चलोगे, फ्रिक्शन क्या करता है, रोकता है। वैसे ही एयर रेजिस्टेंस भी क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी आपको हमेशा अपोज ही करता है। मान लो आपने ऊपर से स्टोन ड्रॉप कर दिया तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। या फिर आपने स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया तो एयर रेजिस्टेंस सबकी बात नीचे लगेगा, वापस उसको रोकने की ही कोशिश करेगा। तो ऐसा फोर्स जो कि हमेशा रेजिस्टिव होता है और जो कि एयर की वजह से लग रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एयर में घूमेंगे उन पे एयर रेजिस्टेंस लगेगा। दूसरा फोर्स है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का मतलब क्या होता है, तो बायंट फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स तैरने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है पानी के ऊपर आप अगर प्लास्टिक की चीज रख दो, नाव रख दो, तो क्या होती है, तैरती है। किस वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा है, प्लास्टिक का डेंसिटी कम है, इसलिए प्लास्टिक की चीज क्या होगी, तैरेगी।
वैसे ही अगर यहाँ पे एयर में आप अगर हीलियम का बलून रखते हो तो बलून भी क्या होगा, तैरता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एयर जो भी उस बलून में हमने फिल किए हीलियम, उसकी डेंसिटी कम है और यहाँ पे जो भी एयर है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वो तैरेगा। इसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, बायंट फोर्स। अब बायंट फोर्स का एग्जांपल ये हो सकता है, हमेशा चीजें तैरना ही जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई लोहे की चीज या आप कुएं में से पानी निकालने की कोशिश अगर आप करोगे तो जैसे ही वो हवा में आती है ना, बकेट का वजन एकदम से बढ़ गया है ऐसा लगता है, पर जब अगर पानी के अंदर डूबी हुई है बकेट, तब खींचने की कोशिश करोगे या तब उठाने की कोशिश करोगे, तब आपको महसूस होता है कि बकेट काफी हल्की है। तो उसका वजन कम महसूस होता है हमें, किस वजह से, क्योंकि उस पर पानी एक फोर्स लगाता है। पानी के फोर्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स लगने के लिए मोशन की कोई जरूरत नहीं है, पर रेजिस्टिव फोर्स लगने के लिए, जैसे पानी में आप तैर रहे हो तो आपको पता है रेजिस्टेंस लगता है, वाटर रेजिस्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस लगने के लिए क्या जरूरी है, तो मोशन जरूरी है। एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, वाटर रेजिस्टेंस, ये लगने के लिए मोशन जरूरी है। जबकि एयर में या पानी में रखी हुई चीजों पे बायंट फोर्स लगता है, वो विदाउट मोशन लगता है। उसी के साथ यहाँ पे लास्ट पार्ट में वो बताने की कोशिश कर रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के रिलेशन को। जैसे हम अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं मान लो, तो और आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया था, ऊपर से रिलीज कर दिया है। अब उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में। ऐसे केस में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दोनों के डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप दोनों को एक साथ निगेटिव भी ले सकते हो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बस। मान लो अगर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, वो कैसा केस हो सकता है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, इस तरफ जा रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वेलोसिटी अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो जी की वैल्यू आपको निगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ईज के लिए, आसानी के लिए हम इसको हमेशा, वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सारी चीजें उससे कंपेयर करके फिर नेगेटिव या पॉजिटिव सेट करते हैं। किसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर बाकी सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, या एक्सेलरेशन हो सकता है, उनको हम निगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे का पार्ट जो कि होगा, जिसमें हम पेज नंबर 12 से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, और उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसी के साथ हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।